अब इसमें आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसड्यूसर के यूनिट में स्ट्रेन गेज क्या होता है। तो स्ट्रेन गेज जनरली आपका होता है क्या है कि स्ट्रेन गेज जो है एक इम्पोर्टेंट जियो टेक्निकल टूल्स है जो कि स्ट्रेन को मेजर करने के काम आता है। स्ट्रेन यानी कि तनाव अंडरग्राउंड कैविटीज, टनल्स में, बिल्डिंग में, कंक्रीट में, है ना, मेसनरी, डैम्स के, ब्रिजेस में, है ना, सॉइल कंक्रीट का स्ट्रेन मेजर करने में उसकी स्ट्रेन यानी उसकी स्ट्रेंथ, है ना, उसका तनाव कि भाई कितना तनाव वो चीज़ झेल सकती है। आपके मैकेनिकल में पढ़ा होगा आपने स्ट्रेन क्या होती है। तो मेन पर्पस जो होता है स्ट्रेन गेज का वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन करना स्ट्रेस को, है ना, और उसमें होने वाले वेरिएशन को टाइम के अकॉर्डिंगली क्वांटिटेटिवली। तो चेंजेस जो होता है स्ट्रेस में वो मल्टीप्लाइंग करते हैं मेजर्ड स्ट्रेन के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि स्ट्रेन गेज इसके बारे में जानने के लिए, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इसके एप्लीकेशन एरिया। तो स्ट्रेन गेज होता क्या है, तो टेक्निकल पार्ट को हम समझने से पहले हम फर्स्ट क्लियर करते हैं स्ट्रेन गेज क्या होता है। स्ट्रेन गेज जो रहता है स्ट्रेन को मेजर करने के काम आता है कि भाई कोई भी चीज़ कितना तनाव झेल सकती है, और कोई भी मटेरियल उसका एक्सपेंशन या उस पर जो लगने वाला एक्सटर्नल बल जिसकी वजह से वो खिंचाएगा, तनाव होगा, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो आपका स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेन गेज पहला 1938 में इन्वेंट हुआ था एडवर्ड साइमंस के द्वारा और ऑर्थर सी रच के द्वारा। तो बेसिक स्ट्रेन गेज में एक फ्लेक्सिबल बेकिंग रहता है, सपोर्ट मेटालिक फॉइल पैटर्न टाइप का। तो स्ट्रेन गेज हम अटैच कर देते हैं ऑब्जेक्ट से, वो जिस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका उसका डिफॉर्मेशन यानी विकृत अवस्था में आता है तो फॉइल आपकी रिस्टोर्ड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कोयल का वो चेंज फॉइल का चेंज होता है। तो जो चेंज जो होता है रेजिस्टिविटी का, वो व्हीट स्टोन ब्रिज से अटैच रहता है, जो कि स्ट्रेन के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये आपका गोज फैक्टर कहलाता है। उसके उसके माध्यम से आप उसकी स्ट्रेन नाप सकते हो। तो स्ट्रेन गेज जो रहता है इंकार्डियोराइट प्राइमरी टाइप का रहता है। ये पहला आपका मॉडल ईडीएस टाइप का, है ना। ये जो रहता है आपका हर्मेटिकली सील्ड वाइब्रेटिंग वायर रहता है इसमें। इसमें हाई मैग्नेटिक रहता है, इसमें उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेच वायर रहता है ना। और इसका एक एंड जुड़ा हुआ रहता है, एंकर रहता है, और दूसरा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन के डिस्प्लेसमेंट से। तो जब भी कोई चेंज आता है स्ट्रेन में, वो वायर को में टेंशन पैदा करेगा, नहीं तनाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वाइब्रेशन की, वायर की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी रहेगा, वायर वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से हम उसको रीड कर सकते हैं। तो स्ट्रेन जो रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है इसके और फ्रीक्वेंसी के, है ना। और उसकी जो रीड आउट यूनिट रहती है वो हम डिस्प्ले पे रीड करने में समर्थ रहते हैं, है ना भाई। इसकी जो आपका हर्मेटिकली सील्ड वाइब्रेटिंग वायर स्ट्रेन गेज की खासियत क्या रहती है, ये लो कॉस्ट का रहता है, एक्यूरेट रहता है ना, और स्टेबल रहता है, हाई रिलायबल रहता है ना। और इसकी सारी खासियत लिखी हुई है ना। इसके साथ आपका थर्मिस्टर भी रहता है जो कि टेम्परेचर करेक्शन में काम आता है, रिमोट डिजिटल स्ट्रेन मीटर मेजरमेंट में काम आता है ना, डेटा को इजीली पढ़ने में काम आता है ना। और इसका मेन एप्लीकेशन एरिया क्या है, मेजरमेंट मॉनिटरिंग करने में, स्ट्रेन की, कंक्रीट की, रॉक पत्थर की, स्टील कंस्ट्रक्शन की, है ना। स्ट्रेस जो रहता है आपका अंडरग्राउंड कैविटी टनल में भी कितना सहन कर सकती है तनाव, स्ट्रेन, सारी चीज़ों जिसकी मजबूती हमें चेक करनी है वहाँ पे स्ट्रेन गेज या स्ट्रेन मीटर काम आता है ना। ताकि भाई हमारी बिल्डिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट मटेरियल है या बिल्डिंग है या टनल है, वो उसकी सुरक्षा के
प्रभाव के काम में आता है कि भाई कितना वो तनाव सहन कर सके, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए भाई। जिस भी बिल्डिंग की मटेरियल की, ब्रिज की या टनल की जितनी अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी उतना मजबूत वो आपकी बिल्डिंग या निर्माण रहेगा, जिससे कि वो लंबे समय तक चल सके। ये आपका स्ट्रेन गेज रहता है ना। इसमें बीच में फॉइल लगी रहती है, मेटल की वायर भी रहता है इसमें। अब स्ट्रेन गेज जो रहता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है किसी भी चालक की। तो जो रेजिस्टेंस रहता है कनेक्टिंग डिवाइस में, वो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जैसे इस पे एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता में बदलाव आता है, और जिसकी वजह से गॉस फैक्टर फॉर्मूला लगा के उसके हम स्ट्रेन पता कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। और मीटर से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से मीटर से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है, DLR चेंज इन रेजिस्टेंस, और RG जो रहता है आपका अंडरफॉर्म गेज में, और फाई जो ये आपका साइन का जो साइन है एप्सिलॉन का, वो स्ट्रेन कहलाता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक गोज लेंथ है जो इसकी है ना, इसमें पूरा दिया हुआ है। गोज सेंसिटिविटी रेंज है ना, एक्यूरेसी क्या होती है उसकी है ना, रियल लाइफ एप्लीकेशन स्ट्रेन का भाई किसी भी बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के निर्माण के टाइम यूज़ होता है, ब्रिज के, डैम के है ना, रेलवे लाइन के, वेकेशन, हर जगह पे इसका यूज़ होता है। एरोस्पेस में इसका यूज़ होता है ना भाई। एरोप्लेन में जो पार्ट्स लगते हो कितना सहन कर सकते। केबल ब्रिज में जो आपने देखा हो कि ब्रिज जो केबल से लटके हुए रहते हैं, उसकी हम कितनी स्ट्रेंथ तक वो भी ब्रिज लटका रह सकता है, वायर कितनी गेज तक सहन कर सकते हैं, उनके मापन में काम आता है ये है ना। और भाई रियल टाइम मॉनिटरिंग बड़े बड़े ब्रिजों की, उसमें इंस्पेक्शन में काम आता है। रेल मॉनिटरिंग, रेल की पटरियों के कितना तनाव हो रहा है, उसमें सब में मापन में काम आता है ये। ये इसका फार्मूला रहता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज जो रहता है आपका है ना, गोज रेजिस्टेंस वायर रहता है इसमें, गोज यहाँ पर रहता है इसमें है ना। फिर स्ट्रेन गेज आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम इसको नाप सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। भाई ये जो रहता है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रहता है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि भाई पोजीशन, किसी भी चीज़ का वेग नापने के काम आता है, ये विस्थापन नापने के काम आता है ना। भाई किसी भी चीज़ का रोटरी डिस्प्लेसमेंट है यानी कि घूर्णीय विस्थापन है, तो उसमें हम रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये लीनियर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को काम नापने के काम आता है। ये अल्टरनेट करंट ऑपरेटेड जो रहता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ नहीं होता है ना। ये टेम्परेचर 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम करने में सक्षम रहता है ये है ना, कठिन वातावरण में भी। ये हाई वाइब्रेशन या शॉक लेवल में भी काम कर सकता है। तो LVDT जो यूज़ होता है पावर टर्बाइंस, हाइड्रोलिक ऑटोमेशन, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट, न्यूक्लियर रिएक्टर और बहुत सी जगह पे यूज़ होता है ना। इसमें लो हिस्टैरिसीस और एक्सेलेंट रिपीटेबिलिटी इफेक्ट रहता है। LVDT जो रहता है वो पोजीशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैकेनिकल रिफरेंस के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। LVDT जो रहता है इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती मूविंग पार्ट के बीच में है ना। कॉइल असेंबली, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये इसमें 3 कॉइल्स रहती हैं
है ना, एन टू एन अराउंड ट्यूब में रहती है। सेंटर कोयल प्राइमरी रहती है और दो आउटर कोयल ऊपर और नीचे सेकेंडरी रहती है। इसमें ट्रांसफार्मर के जैसे नीचे डायग्राम में देखेंगे आप। इसमें एक सिलेंड्रिकल फेरोमैग्नेटिक कोर रहती है जो कि ऑब्जेक्ट से अटैच रहती है, जिसका हमें पोजीशन नापना है या जिसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हमें नापना है। तो ये जो आपके बीच में रहती है वो ट्यूब के इन दोनों कोयलों के बीच में रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी और सेकेंड में जैसे ही मूव करता है वो ऐसा कैसा सेकेंडरी में भी चला जाता है, जैसे हम ट्रांसफार्मर देखा होगा, और कोर के लिंक के द्वारा सेकेंडरी में चला जाता है। फ्रीक्वेंसी जो रहती है इसमें 1 से 10 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो कोर मूव करती है बीच में प्राइमरी, तो सेकेंडरी कोयल्स में तो प्राइमरी कोयल में करंट आता है, इसकी वजह से सेकेंडरी कोयल में भी फ्लक्स लिंक हो जाता है कोर के माध्यम से। तो कोयल जो रहती है आउटपुट वोल्टेज से वो डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो है ना। तो जो कोर जो रहती है सेंट्रल पोजीशन में, तो वोल्टेज जो रहता है उन दोनों में इक्वल रहता है, और जैसे ही कोयल ऊपर या नीचे जाती है तो उसमें इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जब कोर बीच में रहेगी तो वोल्टेज 0 रहेगा, और जैसे ही फेज शिफ्ट होगा उसमें क्वाड्रेचर एरर आ जाएगी। अब इसमें एलवीडीटी जो रहता है उसमें आपका जो इसमें इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है ना। जब जैसे ही कोर ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट करेगी तो जो वोल्टेज जो रहता है ऊपर के सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज होगा और वोल्टेज बॉटम वाली में डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा 0 से, और वोल्टेज जो रहेगा वो प्राइमरी वोल्टेज की से फेज में है। और जैसे ही कोर नीचे की ओर मूव करेगी दूसरे डायरेक्शन में तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंक्रीज होगा, वो प्राइमरी और ऊपर वाली सेकेंडरी में कम हो जाएगा, है ना, वो बाकी फेज ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अप एंड डाउन की वजह से नाप सकते हैं, और एम्पलीट्यूड जो हमारा रहता है वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस हिसाब से करंट इंड्यूस होगा, हम उसको मीटर के माध्यम से नाप सकते हैं। एलवीडीटी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें लॉन्ग सिलेंडर कोयल रहता है आउटपुट वोल्टेज के लिए, है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर रहता है। अगर हम पावर बंद भी कर दें तो जब इसे इसको रिस्टार्ट करते हैं तो एलवीडीटी सेम मेजरमेंट दिखाता है, क्योंकि कोयल में करंट स्टोर रहता है। तो जो स्लाइडिंग कोर है वो टच नहीं करती है ट्यूब को, बट ये मूव करती है बिना फ्रिक्शन के, उसकी वजह से एलवीडीटी हाईली रिलायबल डिवाइस रहता है ना। एलवीडीटी जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, सर्वो मैकेनिज्म में और ऑटोमेटेड मेजरमेंट मशीन टूल्स के और अन्य इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इसमें। ये देखो इसमें ये दो डायग्राम है, इसमें ये आपकी आर्मेचर कोर रहती है, एक मूवमेंट ऊपर जाता है और एक मूवमेंट में आपको बीच में रहती है जब 0 वोल्टेज रहता है, और जैसे ऊपर जाती है तो वोल्टेज इंक्रीज होने लगता है ना। आपकी सेकेंडरी कोयल 2 है, अपर और डाउन, है ना। अब जो ये आपकी मूव करती है जो बीच की शाफ्ट आर्मेचर या आयरन कोर, ये बोर्डन ट्यूब के माध्यम से दिखती है जो कि आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, और आपका जो नीचे एलवीडीटी दिख रहा है आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है ना। ये एक और इसका डायग्राम है ना। जैसे ये मूव करेगी डिस्प्लेसमेंट से तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हो। अब आपको आता है थर्मोकपल होता क्या है। तो थर्मोकपल में देखो एक कोल्ड जंक्शन रहता है और एक हॉट जंक्शन रहता है।
है ना। इसमें वायर दो अलग अलग मेटल्स यूज होते हैं, वायर टाइप है और वायर टाइप बी, और ये आपका मीटर है। ये हम थ्योरी समझते हैं। ये 829 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम करता है। थर्मोकपल जो रहता है, जब दो वायर्स अलग अलग मेटल्स के हम ज्वाइन करते हैं दोनों के एंड को, तो एक एंड हीट हो जाता है और दूसरा में ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से थर्मो इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट हो जाता है। इस सर्किट में जो रहता है आपका सीबेक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम। इसमें हम क्या करते हैं, एक जंक्शन को टेम्परेचर पर रखते हैं और दूसरे को कोल्ड रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें वायरों में करंट पैदा होने लग जाता है ना। वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है सीबेक इफेक्ट की वजह से, रिस्पॉन्स टाइम की मदद से। तो टाइम कांस्टेंट जो रहता है उसका सेंसर को रीच करने में 63.2% का चेंज लगता है ना। अब थर्मोकपल जो रहता है आरटीडी और थर्मिस्टर में क्या, तो सेंसर अपना जो रहता है, थर्मोकपल जनरली जो हम टेम्परेचर को मापने में यूज़ करते हैं हम, है ना, या बड़े रेंज के टेम्परेचर को नापने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। भाई इसमें क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है, आपका हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये वाला ट्रांसड्यूसर, और आपको मीटर में रीडिंग दिखाता है, क्योंकि मीटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट जाता है ना। और थर्मिस्टर भी बोलते हैं इसको हम। तो इलेक्ट्रिक करंट का इसमें यूज़ हमको अलग से नहीं करना पड़ता है ना। थर्मोकपल से आरटीडी जो रहते हैं आपको, इनकी कम लिमिटेड रेंज रहती है टेम्परेचर नापने की। इंफ्रारेड सेंसर एक यूज़ होता है हायर टेम्परेचर नापने के लिए, है ना। फाइबर ऑप्टिक केबल से भी हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो आपका थर्मोकपल ये रहता है कि भाई हम जब दो अलग अलग धातुओं को एक एंड पे जोड़ के रखते हैं दोनों के मुंह को, और एक को हीट करते हैं, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सीबेक इफेक्ट की वजह से दोनों वायरों में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जिसको हम मीटर के माध्यम से नाप लेते हैं। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो रहता है वो आपका प्रेशर में या एक्सेलरेशन या टेम्परेचर या स्ट्रेन या फोर्स में चेंजेस में जो होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करता है। पीजो मतलब होता है प्रेस करना या दबाना, और इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा सेंसर रहता है कि जब ये दबता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, प्रेशर जब इस पे पड़ता है तो, है ना। इसका इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम सेंसिंग एप्लीकेशन में, सेंसर के रूप में इसका आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसको हम बहुत से एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, मेडिकल लाइन में, एरोस्पेस लाइन में, न्यूक्लियर में, है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में। प्रेशर सेंसर के रूप में मोबाइल, जैसे कि भाई हमारा टच पैड है, जैसे आप कीपैड या स्क्रीन पर टच करते हो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, या करंट मूव करने लग जाती है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है ना। इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि पीजो क्रिस्टल यूज़ होते हैं इसमें। तो पीजो क्रिस्टल एक ऐसे मटेरियल रहता है कि जैसे ही वो दबते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इसका डायग्राम रहता है ना। इसमें एक धातु प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, मेटालिक प्लेट्स रहेगी, और नीचे कंप्रेसिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब इसको नीचे से दबाओगे ऊपर से दबाएगा ये, तो इसमें ऑटोमेटिक प्लस माइनस चार्जेस उत्पन्न होते हैं।
है ना। ये आपके क्रिस्टल है लेड जिरकोन टाइटेनेट, ये क्रिस्टल इसमें बीच में रहते हैं। जैसे ये क्रिस्टल दबते हैं तो जो दो मेटल की प्लेट एक प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और वोल्टेज उत्पन्न होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट को, ऊर्जा को, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जो रहते हैं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ के बने होते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट के बने होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है। तो जो डिस्चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन का वो गुण रहता है फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का। जैसे ही करंट इंड्यूस होता है डिवाइस में तो मैग्नीट्यूड करंट का वो बराबर हो जाता है जितनी उस पर लाइट पड़ेगी। जैसे कि आपका सोलर सेल, सोलर प्लेट, तो नीचे फिगर्स दिए हुए अलग अलग के। तो जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लाइट को या लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करने लगते हैं तो करंट उत्पन्न होता है ना। सबसे पहले इसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में? उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। आउटपुट करंट बढ़ जाता है ना, और आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाता है। इसका वर्गीकरण ट्रांसड्यूसर, फोटो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर आपके अलग अलग वर्गीकृत है। फोटो इमिसिव सेल क्या करते हैं? फोटोन्स यानी लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एनोड और कैथोड रहती है ना। ये सेल का काम करते हैं। ये सीशियम एंटीमनी के बने हुए रहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो रहते हैं लाइट एनर्जी को, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ये भी क्या करते हैं? जैसे इस पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, है ना, जिसकी वजह से इसमें करंट उत्पन्न होता है। फिर आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसमें भी वही, जैसे इस पर लाइट पड़ती है सेमीकंडक्टर मटेरियल पर तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। फोटो एमिसिव सेल क्या होते हैं? तो जैसे ही कैथोड पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, और इसकी वजह से आपका ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड से एनोड, जिसकी वजह से वो करंट मूव करेगा एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव चार्जेस। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी इनके अंदर का करंट भी बढ़ेगा। फोटो कंडक्टिव सेल क्या होते हैं? फोटो कंडक्टिव सेल जो रहते हैं ये भी वही काम करते हैं, है ना। ये कैडमियम, सेलेनाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के बने हुए रहते हैं ये, हाँ। तो जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है और ये क्लोज स्विच का काम करने लग जाते हैं, और मीटर पे हम इनकी रीडिंग देख सकते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल, इसमें भी वही रहता है, आपका सिलिकॉन का यूज़ होता है। जैसे इस पर हीट पड़ती है या लाइट पड़ती है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, और जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो करंट को पैदा करता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं। फोटो डायोड क्या होते हैं? फोटो डायोड जो रहते हैं ये भी लाइट को करंट में कन्वर्ट करते हैं। जब फोटो डायोड एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को तो रिस्पांस टाइम जो रहता है फोटो डायोड का बहुत कम रहता है। ये रिवर्स बायस में भी काम कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस है जो कि वही लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये करंट और वोल्टेज दोनों उत्पन्न करता है ना। ये जो रहता है आपका बायपोलर डिवाइस है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, यानी इसमें दो पोल रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फोटो सेंसिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और करंट को बनाते हैं बेस से एमीटर की ओर, और इसको करंट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके इनके अलग अलग डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के। सेमीकंडक्टर जैसा जैसे रेडिएशन पड़ता है इनका आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होता है। ये आपका फोटो इमिसिव सेल, जैसे इन पर लाइट पड़ती है ना,
तो इसमें एमीटर रहता है, कलेक्टर और बेस, ये 3 चीज़ें रहती हैं। तो इसमें आपका करंट मूवमेंट करता है एनोड टू कैथोड और मीटर पे डिफ्लेक्शन दिखता है। ये आपका है फोटो कंडक्टिव सेल। इस पर जैसे लाइट पड़ती है सेमीकंडक्टर मटेरियल ऊपर रहता है और नीचे सिरेमिक का बेस रहता है। तो इसमें से करंट फ्लो होता है और ये आपके बैटरी सोर्स है, पावर सोर्स, यानी इसमें आपका पावर स्टोर हो जाता है, आप मीटर में देख सकते हैं। सोलर सेल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये आपका फोटोवोल्टेक सेल है ना, ये आपका सोलर सेल में यूज़ होता है जनरली, सोलर एनर्जी में, सोलर प्लेट में, है ना। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हीट को बाहर जाने नहीं देती है। और ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन बनाते हैं और आपका करंट प्रोड्यूस होता है ना। होल्स जाएंगे एन से पी और इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी से एन की ओर, और आप प्लस माइनस के माध्यम से लोड या कुछ भी उपकरण लगा कर उसको चला सकते हो, बैटरी में सेव कर सकते हो। फिर आपको आता है ये फोटो डायोड हुई, जो ऊपर डायग्राम देखा उसी का नीचे दिया हुआ है फोटो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के माध्यम से भी आप एन पी एन ट्रांजिस्टर के माध्यम से भी बना सकते हो। ये एमीटर है, आपका कलेक्टर बैटरी के प्लस से जुड़ा था, एमीटर नेगेटिव से। तब के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एमीटर से कलेक्टर और होल्स जाएंगे कलेक्टर से एमीटर की ओर, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा इसमें। तो ये आपके इनकी डिटेल्स और आप हिंदी में गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जितने मैंने टॉपिक बताए इनके नाम से सर्च करके। धन्यवाद।